नमस्कार साथियों, नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मोदी ने पूरे राष्ट्र को, भारत देश को बर्बाद कर दिया है। मैं आपको 32 रीज़न बताऊंगा, 32 ऐसे कारण बताऊंगा जिस वजह से मोदी को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर मोदी के पास ये सत्ता ऐसी और एक बार गई तो देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी पीछे हो जाएगा। वैसे अभी भी कुछ हम लोग ऊपर नहीं है। खैर, मोदी को हटाना ज़रूरी है। उसका कारण रीज़न नंबर 1 है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है। ये हमेशा झूठ बोलता है, जो बोलता है वो करता नहीं है और जो करता है वो बोलता नहीं। ये इंसान झूठे वादे करता है चुनाव में और उससे मुकर जाता है, लोगों की भावनाओं से, संवेदना से खेलता है। ये है तो भारत देश का प्रधानमंत्री, लेकिन अगर गूगल पे जाके फेंकू ये शब्द डाल दो तो इसकी इमेज निकल आती है। पूरे दुनिया में इसने भारत देश का नाम खराब कर रखा है। इसमें हमारे देश की इंसल्ट है कि हमने ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जो झूठा है, जो फेंकू के नाम पे गूगल में सर्च हो जाता है। रीज़न नंबर 2 है, हमने लोकतंत्र का स्वीकार किया था, लेकिन इस व्यक्ति ने लोकतंत्र ख़त्म कर दिया है। इसने काम ऐसे किए हैं कि लोग खुद होकर इसको वोट नहीं देंगे, लेकिन फिर भी सत्ता में रहना है। इसलिए इन्होंने पूरी तरह से ईवीएम पर अपना ध्यान आकर्षित किया है। 2014 में ईवीएम हैक करके चुनाव जीते जा रहे थे, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम था, मुश्किल टेक्निकल था वो सब। तो उसके लिए विदेशी लोगों को, विदेश में से कुछ लोगों को लाके वगैरह वगैरह करते थे, ऐसा सुनने में आया है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि पूरा ईवीएम का सेटअप ही बना लिया। अभी देश से 19 लाख ईवीएम गायब है। तो 19 लाख ईवीएम जो गायब है वो गई कहाँ और उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये मामला कर्नाटक के कोर्ट में भी उठा। जो बीएल और ईसीआई कंपनियां हैं उनके माध्यम से भी पता चला है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मशीनें प्रोवाइड की है जितनी कि इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। तो जितना इलेक्शन कमीशन के पास सेट है उतना ही इन्होंने अपने पास बना के रख दिया है। जब चुनाव होते हैं, जो चुनाव जीतना होता है, तो ये लोग घर में बैठकर अपने पास जो ईवीएम है उसको मैनेज करके वोट डालते हैं। खुद को 100 डालेंगे तो कांग्रेस को 80 डालेंगे, तो इसको इतने, ऐसा करके ये, और मशीन फिर इलेक्शन कमीशन के सहायता से, कलेक्टर के सहायता से अदली बदली कर दी जाती है। जो चुनाव में यूज़ हुई है वो हटा दी जाती है, वो इनके पास आ जाती है और इनके पास की मशीन उसमें चली जाती है। तो इस तरह से इन्होंने ईवीएम का खेल करके चुनाव जीतना शुरू किया और लोकतंत्र को करीब करीब ख़त्म किया है। और ये लोगों की सरकार नहीं होती है तो ईवीएम की सरकार होती है। रीज़न नंबर 3 है, इन्होंने सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। फिर आरबीआई हो, सीबीआई हो, ईडी हो, न्याय व्यवस्था हो, इलेक्शन कमीशन हो, ये सारी जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं जो होती है वो स्वतंत्र रूप से काम करती थी और वो सरकार पर नज़र रखती थी, सरकार पर काबू रखती थी। सरकार में बैठे हुए लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो अरेस्ट भी होते थे, इसके पहले उन पर केसेस भी होती थी, लेकिन इसने सब पर, सब संस्थाओं के मुख्य पदों पर अपने लोगों को बिठा दिया, हैक कर लिया। अब लोकतांत्रिक संस्थाओं के जो मुखिया होते हैं, प्रमुख अधिकारी होते हैं, वो डरते हैं, क्योंकि जज लोहिया एक केस में उनके पास इनका केस था, तो उनका क्या हश्र किया गया, मतलब उससे ये मैसेज देश में चला गया, या तो इनकी मानो, ये पैसे भी देंगे, मतलब होता है ऐसे कि आपको 500 करोड़ देंगे, हमारा ये काम करो, और नहीं देंगे तो फिर मारे जाओगे। तो कोई भी क्या चुनेगा? मृत्यु चुनेगा या 500 करोड़, 1000 करोड़ की रकम चुनेगा, राज्यसभा चुनेगा, क्या चुनेगा? तो इस तरह से ये लोगों ने डर पैदा करके अभी सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं पर अपने लोग बिठा दिए, या जो है उन पर उनको काबू में कर लिया और मनमानी कारोबार कर रहे। इनका चौथा कारण है इनको हटाने का कि
भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने नोटबंदी कर दी। जो उद्देश्य उन्होंने बताया कि आतंकवाद की कमर टूटेगी, काला धन वापस आएगा, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं हुआ। जितने नोट भारत में छपकर जो लोगों के पास गए थे, सिस्टम में थे, उतने वापस आ गए। ना काला धन वापस आया, ना आतंकियों की कमर टूटी। इन्होंने कहा था कि बड़े नोट की वजह से करप्शन होता है तो 1000 का नोट बंद कर दिया, लेकिन 2000 का नोट छाप दिया। मतलब इतने बेवकूफ़ है देश के लोग कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब 2000 के नोट्स के माध्यम से तो दुगना भ्रष्टाचार होगा। तो इन्होंने इस तरह से नोटबंदी में बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। सोची समझी साजिश थी ये। हो सकता है कि इन्होंने जो नोट छापे हैं वो कितने छापे हैं किसी को पता नहीं है। अब नोट पे एक सीरीज़ होता है और एक नंबर होता है, उसका एक बंडल बनता है 100 का, मतलब 100 नोट होते हैं, नंबर ऑफ 100 होते हैं। तो उसमें वो बंडल जो है एक छापा के ऐसे 10 बंडल छापे, किसी को कुछ पता नहीं। अब जब ये नोट छापे जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं देश में, एक नंबर के जो 2 नोट है या एक बंडल है, किसी एक के पास नहीं आएगा। अगर एक छत्तीसगढ़ में डाल दिया एक बंडल और दूसरा महाराष्ट्र में डाल दिया तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। ये नोट कभी एक साथ एक व्यक्ति के पास नहीं आएगा। और समझो संजोग से अगर ये नोट किसी के पास 2 सेम नंबर के नोट आ भी गए तो क्या कहना पड़ेगा, आतंकवादियों ने डुप्लीकेट नोट छाप दिए हैं, उन्हें ढूंढना होगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह से कितने नोट छापे किसी को कुछ पता नहीं। और ये पूरा भ्रष्टाचार तब खुलेगा जब ये नोट वापस आएंगे, और वापस आएंगे तब भी यही बात होगी कि इसमें कुछ डुप्लीकेट नोट है। इन्होंने जीएसटी लगा दिया। अब जीएसटी इस तरह का टैक्स है कि सारे व्यापारी और कस्टमर कंगाल होते जा रहे हैं। एक चीज़ का जो जन्म होता है, पहले ये बताया गया था कि 1 कंट्री 1 टैक्स, एक ही टैक्स होगा जीएसटी, और वो वस्तु निर्माता और रिटेलर पे होगा, होलसेलर पे होगा या रिटेलर पे होगा। लेकिन अभी उस वस्तु का जो टैक्स है वो कस्टमर भी दे रहा है, रिटेलर भी दे रहा है, होलसेलर भी दे रहा है, उसका निर्माता भी दे रहा है। मान लो कि 1 रुपये की चीज़ अगर बाज़ार में घूमती है तो उसका 70 से 72-75 पैसा ये सरकार के पास जमा हो जाता है और लोगों के पास सिर्फ 25 पैसा रह जाता है। इसी तरह से लोगों के जेब खाली होते जा रहे हैं, बैंक खाली होते जा रहा है, पूरा पैसा राज्य और केंद्र शासन के पास चला जा रहा है। तो ये जीएसटी के माध्यम से जो लूट शुरू की है ये गलत है। रीज़न नंबर 6 है, ये महोदय जो राष्ट्र की संपत्ति थी, जो नवरत्न कंपनियां थी, उनके माध्यम से जो मुनाफा होता था, वो मुनाफे से जो हमारे सिस्टम में शासन और प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी जो वर्कर्स हैं उनके पेमेंट किए जाते हैं, मतलब देश चलाया जाता है। इन महोदय ने उन नवरत्न कंपनियों को बेचकर, और वो भी अंबानी और अडानी को ही बेचकर, ये जो देश का इनकम था वो पूरी तरह एक साथ ख़त्म करना शुरू किया। इसके बावजूद ये महोदय कुछ लोगों के माध्यम से बैंक में दरोड़ा डकैती कर रहे हैं। अभी मेहुल चौकसी जो है वो 13,500 करोड़ लेके चला गया। नीरव मोदी जो है वो 14,000 करोड़ लेके चला गया। माल्या जो है वो 9,000 करोड़ लेके चला गया। ललित मोदी जो है 450 करोड़ लेके चला गया। अंबानी, अदानी, रामदेव को जो लोन दिया जाता है वो माफ़ कर दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि मुंबई एयरपोर्ट खरीदना हो तो अदानी को कर्ज दिया जाता है, जैसे वो एयरपोर्ट खरीद लिया जाता है उसके बाद वो कर्जा माफ़ कर दिया जाता है। तो सीधी सीधी डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। अब ये जो इतने बड़े बड़े लोन मिलते हैं ये सरकार के आशीर्वाद के बिना नहीं मिलते, और ये लोग जो देश छोड़कर भाग जाते हैं वो भी सरकार के आशीर्वाद के बिना नहीं होता। नीरव मोदी ने विदेश के कोर्ट में बताया कि मैं खाली 32% का हकदार हूँ, बाकी सब मैंने बीजेपी में बांट दिए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ये लोग इस तरह से बैंक में डकैती डाल रहे हैं, और इसका भुगतान जो भुगतना पड़ रहा है वो सामान्य जो लोग होते, कॉमन पीपल होते, उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि उनका ही पैसा इन बैंकों में लगा रहता है। 8वां जो कारण है, इन्होंने
इस देश के जाति जाति में और धर्म धर्म में दरारें पैदा करना शुरू कर दी। खास तौर पर ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। बाबरी मस्जिद गिराना ये उसी का एक काम था, जिस वजह से उस श्रृंखला में कितने सारे लोग मारे गए। गोधरा कांड उसी के संबंधित एक घटना है। गुजरात दंगे उसी से संबंध रखने वाली घटना है। मुंबई के जो बम ब्लास्ट हुए थे वो भी उसी से संबंधित घटना है। अब इसमें हज़ारों लोग मारे गए। ये करने का जो फायदा था या उद्देश्य था वो चुनाव था। ये चुनाव जीतने के लिए, हिंदुओं का खून गर्म करने के लिए ये सारी घटना की जाती है और ठीक चुनाव के 6 महीने पहले की जाती है। उसमें अभी तो बहुत सारे और भी बातें याद जो जुड़ गई है। जो गोधरा कांड और गुजरात के दंगे थे वो भी इसी का चुनाव जीतने का एक मामला था। 10वां कारण ये है कि संविधान के साथ ये लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं। संविधान बदला जा रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्या क्या बदली गई है किसी को पता तक नहीं चलती। इस तरह से संविधान बदला जा रहा है। ये बात देश के लिए खतरे की घंटी है। 11वां रीज़न जो है वो ये है कि ये लोग कई राज्यों में जहाँ पे इनको बहुमत नहीं मिलता है, अल्पमत में होते, वहाँ के एमएलए और एमपी खरीदते हैं। एमएलए खरीद कर ये लोग वहाँ की सरकार गिरा देते हैं, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में हुआ और भी राज्यों में इनका यही प्रयोग चलता है। उस वजह से वहाँ की सरकार अस्थिर हो जाती है, गिर जाती है और लोगों ने जिस उद्देश्य से उन एमएलए को चुन कर दिया है वो ख़त्म हो जाता है और फिर इनका जो भ्रष्टाचार का काम है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे कुछ रीज़न हैं। 12वां रीज़न है, इस रीज़न के लिए हम इनको कभी माफ़ नहीं कर सकते। इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? देश की लोक संख्या, पॉपुलेशन कम करना और देश को एक वर्ल्ड में शामिल होने के लिए तैयार करना है। अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को अगर गूगल पे जाके आप सर्च करोगे तो पता चलेगा कि देश की 70% लोक संख्या, जनसंख्या इनको कम करना है। इन्होंने ये संसद में भी कहा, लेकिन खुलकर नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ जाना है। तो इस तरह से इनका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को साथ देना एक बहुत बड़ा देश के लिए विश्वासघात है। इन्होंने जो 13वां रीज़न जो है यह है कि इन्होंने जो बिना सोचे समझे, जो बीमारी है ही नहीं, ऐसी बीमारी लॉन्च की जो कि एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। ऐसी बीमारी लॉन्च करके लॉकडाउन कर दिया, लोगों को 1 साल भर घर में बंद कर दिया। उनके जो उद्योग थे, व्यापार थे, सब खत्म कर दिया। इस वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और ये बीमारी के नाम से लोगों के ऊपर जो इलाज कर दिया गया उसमें लाखों की तादाद में लोग मारे गए। ये जो तरीका था लोगों को मारने का, इलाज करके, हमने देखा है कि पूरी नदी में यहाँ वहाँ इंसानों के प्रेत खुले पड़े थे जैसे कि जानवरों के होते हैं। महामारी करके घोषित करके इस तरह का एक बीमारी फैलाया जो पूरा टेस्टिंग का घोटाला था। और ये टेस्टिंग किट 2017 में लिए गए, वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट पे लिखा है, और ये बीमारी का ऐलान 20 में किया गया। अब ये ऐसे टेस्टिंग किट थे कि 10 लोगों को अगर टेस्ट किया तो 6 पॉजिटिव आएंगे, 4 नेगेटिव आएंगे। और फिर इनका इलाज रेमडेसिविर जैसे मेडिसिन से किया गया, जिससे आज इलाज शुरू हुआ और सुबह वो व्यक्ति मर गया। क्योंकि ये डर पैदा करना था, कि ये बीमारी इतनी खतरनाक है, इसका वैक्सीन आपको लेना पड़ेगा, और अगर नहीं लोगे तो फिर आगे ऐसा, और उसको मैंडेटरी कर दिया। न्याय व्यवस्था में बताया कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लोगों को इस तरह से मजबूर किया कि ये लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट हो या अन्य कोई आम आदमी हो, उसको लेने के लिए मजबूर कर दिया। अब इस बीमारी से बचने के लिए जो हमारे शरीर में छोड़ा गया है 2-2 बार, 3-3 बार, उससे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, खून में गांठें पैदा हो रही है, ब्रेन हैमरेज हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, कैंसर हो रहा है और बहुत सारी अन्य बीमारियां हो रही है। उससे जब मौत होती है तो इंसान को लगता है कि ये नेचुरल डेथ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब लोगों की पॉपुलेशन कम करने के लिए किया गया है। अब
ये बाकी के गोधरा कांड हो या गुजरात दंगे हो तो कुछ भी नहीं है। जब 2030 तक 70% जनता कम हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो देश कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आप समझ सकते हैं। ये एजेंडा जो है बिल गेट्स का है, और बिल गेट्स की तरह जो अमीर लोग हैं या WHO है उनका है। ये लोग उनको साथ दे रहे हैं, हमारे देश में उनको कदम रखने के लिए जगह दे रहे हैं। अभी हमने देखा कि बिल गेट्स हमारे देश में आता है, सीधा हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिलता है और चला जाता है। क्या है, क्यों हमने इतनी छूट दे रखी है? तो उसके बाद और भी इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को हम समझ सकते हैं। अभी G20 करके जो एक प्रचार हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि बहुत ही कुछ ग्लोरियस है, बहुत कुछ बड़ा है, अच्छा है, लेकिन इसमें बोला गया है कि वासुदेव कुटुंबकम। क्या मतलब है इसका? ये तो हमारे देश का अकेले का नहीं है जिसमें ये हमारा जो वृद्ध वाक्य यूज़ किया जा रहा है। उसमें लिखा है, G20 के नीचे लिखा है, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। अब 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर का मतलब क्या होता है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ये महोदय न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सारा हमारे देश में काम कर रहे हैं, जिससे बहुत लोगों का मरना तय है। जो 15वां रीज़न है वो ये है, जब देश इस तरह से इस बीमारी के माध्यम से बर्बाद किया जा रहा था, देश को, लोगों को अपने घरों में बंद कर दिया था, ये महोदय नई संसद बना रहे थे। 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रहे थे। जब नई संसद बन रही है, पुरानी संसद है, तो उसमें इतने हज़ारों करोड़ डालने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ये महोदय राजा बनने की तैयारी कर रही है। ये इतना ही नहीं है, इन्होंने जब देश परेशान था, लोगों को यहाँ से वहाँ जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं मिल रही थी, हज़ारों किलोमीटर लोग पैदल चल कर गए, किसी की पानी से मौत हो गई, किसी की चलने से, किसी की डिहाइड्रेशन से मौत हो गई, प्रेग्नेंट औरतें भी उसमें थी। ऐसी स्थिति में इन्होंने एक PM केयर फंड निकाला, जिसमें हज़ारों करोड़ लोगों से लिए, देश से, विदेशों से, व्यापारियों से, कंपनियों से, जो घाटे में चल रही है उनसे भी। अब ये PM केयर फंड क्या है? ये टोटली घोटाला है। हमारे देश में प्रधानमंत्री राहत कोष था पहले से। अगर उसमें ऐसा कुछ देश में संकट आता है तो उसमें पैसे लिए जाते हैं, उसमें ऑलरेडी पैसे होते हैं और वो खर्च किए जाते हैं। इस तरह की महामारी या कोई भी देश पर संकट आता है जो सार्वजनिक है, इन्होंने उसमें पैसे नहीं डलवाए। इन्होंने एक प्राइवेट ट्रस्ट बना लिया जिसका नाम दिया PM केयर फंड। अब ये ट्रस्ट में कौन है? अमित शाह है, निर्मला सीतारमन है, इनके ही 2-3 लोग हैं जो ये कामकाज देखते हैं। इसका सरकार से कोई संबंध नहीं, और हिसाब, इनको हम हिसाब भी नहीं मांग सकते क्योंकि ये प्राइवेट है, इसका सरकार से कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से इस व्यक्ति ने, देश जब संकट में था तो इसने लूटना शुरू करके कमाई शुरू की, संदेह मौके का फ़ायदा उठाया। अब ये पैसा शायद इन्होंने 500 हाईटेक हाई-फाई ऑफिस बनाए, जिसका एक ऑफिस का बजट है 750 करोड़ का। 5 स्टार होटल भी इसके ना सामने कुछ नहीं। इस तरह के इन्होंने कार्यालय बनाना शुरू किया। ये सारी जो नीतियाँ हैं वो देश हित की या जनहित की बिल्कुल नहीं है। 17वां रीज़न जो है पुलवामा हमला। अभी जाके हमको पता चल रहा है कि पुलवामा हमला ये साजिश थी। ये विदेश से या पाकिस्तान से आए हुए कोई अतिरेकी नहीं थे, इनको मैनेज किया गया था। 250 करोड़ का 250 किलो का RDX हमारे देश में आता है, किसी को पता नहीं। और वो जो व्हीकल है वो 10-12 दिन उस एरिया में घूमते हैं, किसी को दिखती नहीं है। इस तरह से, और जब वहाँ के राज्यपाल ने ये प्रधानमंत्री जी को बताया कि इनको एयरक्राफ्ट से ले जाना चाहिए, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो मना कर देती है और उनको बाय रोड भेजा जाता है और ये हादसा होता है। तो ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि आगे चुनाव थे। जब मोदी ने बेशर्मी की हद कर दी कि पुलवामा में जो शहीद हुए उनके नाम पे वोट मांगे, तो दिखता है, समझ में आता है कि ये हादसा कैसे हुआ। तो इस तरह से इस घटना में जिसका नाम आया था दविंदर सिंह, वो 2 अतिरेकी लोगों के साथ में, आतंकवादियों के साथ में
पकड़ा गया था। जो सीबीआई इंक्वायरी कर रही थी दिल्ली की, उन्होंने 90 दिनों में चार्जशीट ही सबमिट नहीं की कोर्ट में, और दविंदर सिंह और उसके साथ जो 2 आतंकी थे वो छूट गए, जो कि पुलवामा केस के संबंधित थे। तो इस तरह से सीबीआई काम करती इनके इशारे पे कि चार्जशीट सबमिट ही नहीं करती। कैसे संभव होता है? यह सरकार सीबीआई पर क्यों कार्रवाई नहीं करती? लेकिन ये सब सोची समझी साजिश होती है। जो 18वां रीज़न है वो है सेना का निजीकरण हो रहा है। हमें पता भी नहीं है। हमारी जो 3 सेना है उसका जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो राष्ट्रपति थे। तो सेना में डिसिप्लिन होता है, वो ऑर्डर फॉलो करते हैं। वो ऑर्डर सही या गलत है ये उनका काम नहीं होता है। उनके जो मुख्य व्यक्ति होते, प्रमुख अधिकारी होते, उसने जो कहा वो सेना मानती है। अभी इन्होंने क्या किया कि 3 दलों का एक प्रमुख व्यक्ति बना दिया। अभी वो एकदम हाइड करके रखा है, वो अभी कार्य नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, लेकिन इन्होंने अपना एक आदमी तीनों दलों का एक प्रमुख बना के रख दिया है। हो सकता है कि आगे जाके वो कैसे ऑर्डर देगा, क्या ऑर्डर देगा, वो देश हित में होगी या नहीं होगी, ये किसी को कुछ पता नहीं, लेकिन एक मुख्य आदमी वहाँ रख दिया है। कल जाके ये भी कहेंगे कि सेना का बहुत अच्छा पालन पोषण अंबानी कर सकते हैं, अदानी कर सकते हैं, और सारी सेना को उनके अंडर कर देंगे। ये भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी, जो देश के लिए, जो सेना के लिए हथियार बनाती थी, दारू गोला बारूद बनाती है, उस फैक्ट्री के 7 टुकड़े करके अलग अलग निजी लोगों में बांट दिए। अब हो सकता है कि कल चाइना आक्रमण कर दे और ये कंपनियां हाथ उठा दे या पूरी तरह से सक्षम रूप से काम ना करे, तो क्या होगा हमारे देश की सुरक्षा का? सबसे अहम बात यह है कि ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या थी? जब सरकार है तो सरकार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चला सकती है, और अगर सरकार नवरत्न कंपनियां नहीं चला सकती, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं चला सकती, तो सीबीआई और इन पर कंट्रोल नहीं रख सकती, तो फिर सरकार है किस लिए? लेकिन इस व्यक्ति की नज़र जो है इस देश का राजा बनने पर है, तानाशाह बनने पर है, इसलिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। जो 20वां रीज़न है वो ये है कि हमारे देश की जो इंडस्ट्री है, वर्कर्स है, इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए किसी ने कोई डिमांड नहीं की। ना इंडस्ट्री वाले, इंडस्ट्री के जो मालिक होते हैं, कंपनियां होती हैं, उनके मालिकों ने डिमांड नहीं की, ना वर्करों ने कुछ डिमांड की। इन्होंने खुद होकर ऐसे कानून बना दिए, पूरे वर्करों के खिलाफ है और कंपनियों के मालिक के हित में है। इसमें वर्कर को कभी भी निकाला जा सकता है। उनके पेंशन की तो प्रॉब्लम है ही, उनको पेंशन तो मिलती ही नहीं, उनका पैसा पूरी ज़िंदगी में मेहनत करते तो काट लिया जाता है। अब ऐसे ऐसे कानून बना दिए कि जब भी चाहे मालिक वर्करों को निकाल सकता है, उनका कोई क्लेम नहीं बनेगा। क्या ज़रूरत थी? ये गोविलकर का आइडिया है, आरएसएस का जो गोविलकर था उसका आइडिया है कि देश को बर्बाद कर दो और फिर वहाँ राज्य करते रहो, वहाँ की सत्ता उपभोगते रहो। तो इस तरह से देश को बर्बाद किया जा रहा है। इस श्रृंखला में 21वां रीज़न यह है कि किसान जो रीढ़ की हड्डी है देश के, किसानों के अगेंस्ट इन्होंने अभी 3 कानून बनाए थे, जो कि पूरे अदानी के हित में। अदानी ने तो गोडाउन वगैरह भी बना रखे थे। इसके माध्यम से अदानी कुछ कचरे के भाव में कौड़ी मोल किसानों का माल ले सकता था, वो वहाँ पे गोडाउनों में जमा करके रख सकता था और उसके दाम बढ़ा के बेच सकता था। उसके लिए किसानों ने बहुत बड़ा 1.5 साल का आंदोलन किया, 750 किसान शहीद हुए, लेकिन ये बात मोदी को करने नहीं दी, ये बात सफल नहीं हुई, ये एक अलग बात है। लेकिन इस इंसान ने कई तरीक़ों से किसान को, खेती व्यवसाय को बर्बाद करके रखा है। इनको बर्बादी चाहिए। 23वां रीज़न यह है कि राम मंदिर लोगों के आस्था का मामला है, उसका इन्होंने चुनाव के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है, भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया है। 8,500 के आसपास कुछ राम के नाम पे लोगों ने मंदिर बनाने के लिए जो चंदा दिया था, उसका क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं है। राम के नाम पे, राम का नाम लेकर, जय श्री राम बोलकर मुसलमानों पे जो हमले किए जा रहे हैं, ये सारी जो भाईचारा ख़त्म करने की बातें हो रही है, ये गलत है और ये महोदय ये कर रहे हैं। 25वां रीज़न ये है कि इनके रशिया हो,
चाइना हो, अमेरिका हो, इससे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, होने चाहिए, लेकिन वो उस तरह के नहीं है जिस तरह के होने चाहिए। यहाँ तक कि नेपाल और पाकिस्तान के भी इनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं। इनसे मिलकर ये बहुत ऐसे काम करते हैं जिसको देशद्रोह बोला जा सकता है। रशिया से इन्होंने उठाया कि रशिया में जो पुतिन ने कर दिया है कि वहाँ की जो सत्ता है हमेशा पुतिन के हाथ में रहेगी, या चाइना वही सब है। चाइना एक तरफ से हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है, हमारी ज़मीन कब्जे में ले रहा है, हमारे सैनिकों को मारता है, और ये महोदय उनको कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। ये टिकटॉक बंद करवाते हैं लेकिन पेटीएम चालू रखते हैं। तो इस तरह से इनके जो है बहुत अच्छे रिश्ते हैं विदेशों से, कुछ भी विदेशी लोगों से जिनकी नज़र हमारे भारत पर है, जो कभी भी हमारे भारत पर आक्रमण करके हमारी स्वतंत्रता छीन सकते हैं। तो इस तरह के ये गुनाह किए जा रहे हैं। 27वां रीज़न यह है कि ये लोग धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, सिख ईसाई, दलित, पिछड़े अगड़े, ये सब करके जो भारत में हज़ारों सालों से एक परंपरा रही है भाईचारे की, समानता की, एकता की, अखंडता की, वो सारी परंपरा ख़त्म करके चंद लोगों को नहीं, इनको मालूम है कि यहाँ पे हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है, 80% लोग हिंदू है भारत में, तो उनको हैंडल करने के लिए हिंदू धर्म की बात करते हैं और उनको ये कहते हैं कि आपके खिलाफ मुसलमान साजिश किए जा रहे हैं, हिंदू धर्म खतरे में है। हर धर्म के खिलाफ ये हिंदू छोड़ के, क्योंकि हिंदू ज़्यादा है, तो इसलिए हिंदुओं को इन्होंने अपने कब्जे में रखने के लिए, उनको अपने हिसाब से हैंडल करने के लिए इस तरह से इन्होंने धार्मिकता में बाधा डालना शुरू की है, धर्मांधता फैलाना शुरू की है। 28वां रीज़न ये है कि सच्चाई छुपाकर लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए इन्होंने एक IT सेल की स्थापना की है, जहाँ पे बहुत नामी गिरामी लोग हैं, ब्रिलियंट लोग हैं, इनको पगार दिया जाता है, बाकायदा अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती है, और इनको पूरे देश को गुमराह करने की जिम्मेदारी इन पर होती है। पूरे देश में ये धर्मांधता फैलाने की जिम्मेदारी IT सेल पे होती है। तो इस तरह से इन्होंने पूरे देश में ऐसा माहौल ख़राब कर रखा है कि अभी सारे धर्म और सारे लोग जाति के, एक जाति दूसरी जाति को अपना दुश्मन समझ रही है, एक धर्म दूसरे धर्म को अपना दुश्मन समझ रही है, और इस तरह से देश में असंतोष फैलाना शुरू किया है। 29वां रीज़न ये है कि जैसे हमारे देश में जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होती है वो सरकार पर जो कंट्रोल रखती है, उसी तरह से सरकार बनने में, बिगाड़ने में, या बाकी सारे राजनीतिक जो हलचल होती है, काम होते हैं, उस पर नज़र रखने के लिए राज्यपाल होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, या इस तरह के बहुत सारे पद होते हैं। इन्होंने उन पदों पर अपने लोगों को बिठाना शुरू कर दिया है ताकि उनके माध्यम से गलत तरीके से सरकार को गिरा सके, सरकार को बना सके। हमारे महाराष्ट्र में जो कोश्यारी थे, उन पर अभी अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन्होंने अपने पद को न्याय नहीं दिया, किसी को फेवर किया है और किसी को दुश्मन की तरह देखा है, ये गलत किया है। इस तरह से ये ऐसे पदों पर जहाँ पर हर चीज़ को बैलेंस किया जा सकता है, सरकार को नियंत्रण में रखा जा सकता है, मनमानी नहीं करने दी जाती है, ऐसे पदों पर अपने लोगों को बिठा दिया है ताकि ये मनमानी कर सके। 30वां रीज़न जो है, बीजेपी और सत्ता में बैठे हुए लोगों के जो संबंध है वो RSS जैसे पाखंडी संगठन से है। ये संगठन वो है जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, इनकी कोई विचारधारा नहीं है। ये लिखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक, लेकिन इनका राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र धर्म से कोई संबंध नहीं है। पूरा पाखंड है इनका, जो बेसिकली शुरुआती में किसी को भी लगता है कि ये बहुत बड़े देशभक्त है, लोग शामिल हो जाते हैं। एक सर्टन मोमेंट तक, एक सर्टन ऊंचाई तक ये लेके जाते हैं, तब उनको राष्ट्रभक्ति की डोज दिए जाते हैं लोगों को, और उसके बाद तुरंत उनके सामने इस तरह से हालात पैदा कर दिए जाते हैं कि मुसलमान आपका दुश्मन है, वो राष्ट्रद्रोही है, मुसलमान राष्ट्रद्रोही है, और फिर उनके खिलाफ भड़काया जाता है। लोग गुस्से में आकर जय श्री राम का नारा लगाकर कूद पड़ते हैं
मुसलमानों को मारा जाता है। अभी जैसे मोनू कोई मानेसर है जिसने 2 मुसलमानों को कुछ गोश्त के लिए जलाकर मार दिया, तो उस पर कार्रवाई भी नहीं हो रही, अरेस्ट भी नहीं हो रहा। इस तरह से ये सारे दुश्मनी फैलाने का काम ये संगठन करता है। ऐसे संगठन से इनके संबंध है। अभी स्ट्रैटेजी देखिए कि हम 1 किलो गोश्त के लिए, चाहे वो गाय का है बैल के लिए, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन बने हैं, जबकि हमारा देश बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया का 1 नंबर देश है। और जो बीफ के कारखाने हैं वो सारे मारवाड़ी और गुजरातियों के, ना कि मुसलमान और कसाईयों के हैं। उनसे मोदी जी को 250 करोड़ का चंदा भी चलता है, लेकिन यहाँ 1 किलो गोश्त के लिए लोगों को भड़काया जाता है, एक दूसरे के जान के दुश्मन बनाए जा रहे हैं। 31वां रीज़न ये है कि इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन इसने खुद डिग्री बना ली और खुद देश और दुनिया के सामने डिग्री पेश भी कर दी है कि ये इतना पढ़ा लिखा है। तो ये ग्रेजुएट भी बन गया है। जिस कॉलेज में जो डिग्री बनती ही नहीं है, जो डिग्री का टाइपिंग का जो फॉन्ट है वो 10 साल बाद आता है, उसके 10 साल पहले इसने उस फॉन्ट का इस्तेमाल करके झूठी डिग्री बना ली। उस कॉलेज के जो व्यक्ति है वो पहले साल रिटायर हो जाते हैं 82 में, और 83 में उनका सिग्नेचर का डिग्री भारत को दिखाते हैं। तो देश ने, या अभी जो बच्चे पढ़ते हैं मेहनत करके, उन्होंने क्या लेना चाहिए? DTP सेंटर पे जाके 100 रुपये में एक डिग्री ऐसी बनवा लेना चाहिए, या जी जान से मेहनत करके बाबा साहब आम्बेडकर की तरह मेहनत करके पढ़ना चाहिए? क्या लेना चाहिए? कौन सा आदर्श इस व्यक्ति से लेना चाहिए जो इस तरह से काम करता है? अभी हाल ही में देखिए, जो 32वां रीज़न है वो ये है कि हाल ही में देखिए जो ब्रजभूषण चरण सिंह जो है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पहलवानों के प्रति गलत व्यवहार किया है, यौन शोषण किया है, प्रताड़ित किया है उनको, इस तरह के जो लोग हैं उन पर ये लोग कार्रवाई नहीं करते बीजेपी वाले, क्योंकि ये पूरे उसी के शौकीन हैं, औरतों के शौकीन हैं। जो पार्टी में औरतें होती है उन्होंने भी कई बार इस तरह की बातें की है। सेंगर ले लो, वो भी बलात्कार का आरोपी था, बीजेपी का था, उसके बावजूद उस पर केस करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा उस लड़की को। वकील पे हमला हुआ, उस पे हमला हुआ। उसके बाद स्वामी चिन्मयानंद स्वामी ले लो, इसने बलात्कार तो किया लेकिन भगवा वस्त्र पहनकर अभी भी घूम रहा है, और जिस पर बलात्कार हुआ, अन्याय हुआ, वो लड़की जेल में है। तो ऐसे कई मामले हैं। चाहे फिर आप कश्मीर वाला 8 साल की लड़की का मामला ले लो, ऐसे कई मामले हैं। तो ये लोग बलात्कारी लोगों को, गुंडों को साथ देते हैं। तो इस तरह से ऐसे कई रीज़न है। मैंने तो अभी ये 32 गिनवाए हैं, ये और भी है, बहुत सारे हैं। तो इस तरह के गुनाह ये व्यक्ति कर रहा है, इस तरह का काम इस देश में कर रहा है, इसलिए इस व्यक्ति के पार्टी को सत्ता से हटाना बहुत ज़रूरी है। अब इस सत्ता से कैसे हटेगा? ईवीएम इसके कब्जे में है। लोकसभा चुनाव में इनको हराना मुश्किल है, क्योंकि ये सीधा ईवीएम अदली बदली करके चुनाव जीत लेते हैं। 19 का चुनाव भी इन्होंने ऐसे ही कर दिया है। हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में लोग इस तरह के कानून बदल देंगे कि चुनाव की नौबत ही नहीं आएगी, और अगर चुनाव होंगे तो जीत यही जाएंगे। इस पर अभी अगर हम लोग रोक लगाना चाहें तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया ईवीएम को बंद करने से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी इन्हीं के लोग बैठे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है इंडिया का, उनको भी लोग अप्रोच हुए, पार्टियाँ अप्रोच हुई, लेकिन वो भी मना करते हैं, क्योंकि उनको भी जिंदा रहना है और अच्छा खासा पैसा भी शायद मिल रहा होगा। तो ईवीएम बंद कैसे होगा? और ईवीएम बंद नहीं होगा तो इनको हरा नहीं सकते, सत्ता से हटा नहीं सकते। इस पर एक ही इलाज है, अन्य पार्टियों ने एक साथ आना चाहिए और ईवीएम से होने वाले चुनाव पर बहिष्कार डालना चाहिए। लेकिन अन्य पार्टियाँ ये सब कर नहीं सकती, क्योंकि पार्टियाँ भ्रष्ट है, उनके पीछे ईडी लगा दी जाती है, उनके नेता भ्रष्ट है, उनका भ्रष्टाचार खोज निकाला जाता है, तो ये भी नहीं कर सकते। करना जो है वो वोटरों को करना है। वोटरों को अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो उस पर बहिष्कार डालना है, ताकि
सरकार हो, इलेक्शन कमीशन हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, सारे घुटने पर आ जाएंगे। सबको स्वीकारना पड़ेगा कि अगर इस देश में चुनाव कराने हैं तो बैलेट पेपर से कराने होंगे, क्योंकि लोग ईवीएम पर बहिष्कार डाल रहे हैं। तो ये बहिष्कार डालना बहुत ज़रूरी है। साथियों, बहुत सारी गंभीर बातें मैंने आपको बताई है। हमको हमारे देश के प्रति गंभीर होना पड़ेगा। यूँ ही हम लोग हंसी मजाक में सारी चीज़ें नहीं कर सकते। खासकर युवा जो अभी 2 GB का डाटा इस्तेमाल करने में लगे हैं, इन युवाओं का दुश्मन भी यही व्यक्ति है जो रोज़गार हमारे देश में आज ख़त्म हो चुका है, रोज़गार नहीं मिल रहा है। इनके पास भ्रष्टाचार के लिए करोड़ों रुपए है, जो योजनाएं मुफ्त की चला रहा है उसके लिए करोड़ों रुपए है, लेकिन रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए पैसा नहीं है। महंगाई इतनी बढ़ रही है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। तो अभी युवाओं को जिनको इन्होंने बर्बाद किया, उन युवाओं को राजनीति में आना ज़रूरी है। जब तक अच्छे लोग इस राजनीति में नहीं आएंगे तब तक ये भ्रष्ट लोग सत्ता पाते रहेंगे और इसी तरह से भ्रष्टाचार करते रहेंगे। सिस्टम को बदलना है तो सत्ता में आकर बदल सकते हैं। इसलिए हमें सोचना पड़ेगा, हर एक को सोचना पड़ेगा, अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा और इस देश से ये भ्रष्ट नेताओं को, भ्रष्ट पार्टियों को हटाना होगा। धन्यवाद।